हेलो स्टूडेंट। पिछले दिन हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ लिया था और संधारित्र की धारिता ज्ञात कर रहे थे। साथ ही साथ संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में बीच में नाभिक पाया जाता है और उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं में परमाणुओं में जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, परंतु जब दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, लेकिन जब किसी परावैद्युत पट्टिका को हम संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो चूंकि पट्टिका में दोनों प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और संधारित्र की प्लेटों पर भी क्या होता है, आवेश होता है। तो उस स्थिति में होता क्या है, जैसे सपोज कर लें आप एक संधारित्र जिसकी दो प्लेटें, इसमें एक परावैद्युत पट्टिका रखेंगे। ये पट्टिका परावैद्युत परावैद्युत पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच जब रखेंगे तो ये इसके क्या दिखाए गए हैं, सब अणु या परमाणु कह सकते हैं। परमाणु जो रखे जाएंगे इनमें दोनों प्रकार के आवेश होंगे, धनावेश और ऋणावेश। उस स्थिति में इधर देखें तो इस प्लेट पर धनावेश है, दूसरी प्लेट है संधारित्र की, इस पर ऋणावेश है। इस धन आवेश के कारण परमाणु में जो आपका ऋणावेश होगा उसको आकर्षित करेगा और धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो कह सकते हैं इस तरह से कि जो ऋणावेश है वो प्लेट की ओर खिंच जाएगा और धनावेश किस प्लेट की ओर इसी तरह खिंच जाएगा, ऋण प्लेट की ओर। तो उस तरह से प्रत्येक परमाणु जो होगा इसका एक तरफ धनावेश हो जाएगा, दूसरी तरफ ऋणावेश। ऋणावेश धन प्लेट की ओर हो जाएगा और धनावेश ऋण प्लेट की ओर हो जाएगा प्रत्येक परमाणु का, इस तरह से या अणु का। और इसी तरह से इधर धनावेश हो जाएगा और इधर ऋणावेश। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु का धनावेश ऋण प्लेट की ओर और ऋणावेश धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है। प्रत्येक अणु का ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत ध्रुवित हो जाता है। इस तरह से संधारित्र की पट्टिका का जो सिरा धन प्लेट की ओर होता है वह सिरा ऋणावेशित हो जाता है और जो सिरा धन प्लेट ऋण प्लेट की ओर होता है वह कैसा होता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, और इन आवेशों को हम क्रमशः कहते हैं ध्रुवण आवेश के नाम से जाते हैं। जो सिरे पर एक सिरा पॉजिटिव हो गया संधारित्र का और दूसरा सिरा कैसा, संधारित्र नहीं सॉरी पट्टिका का एक सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये पट्टिका है, एक सिरा कैसा हो गया इसका, पॉजिटिव, और दूसरा सिरा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो इन आवेशों को जो पट्टिका के सिरों पर आते हैं इनको कहते हैं ध्रुवण आवेश, पोलराइजेशन चार्ज के नाम से जाते हैं। पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर यद्यपि जो नेट आवेश देखें वो शून्य होता है। ठीक, लेकिन क्यों शून्य होता है, क्योंकि टोटल आवेश धन ऋण मिलकर क्या हो जाते हैं, दूसरे को बराबर कर देते हैं, इसलिए पट्टिका पर टोटल आवेश शून्य रहता है। लेकिन अब देखिए जो ये धनावेश है ये ऋणावेश से संतुलित हो जाता है, ये धनावेश से ऋणावेश से संतुलित हो जाएगा, ये धनावेश से ऋणावेश। तो इस तरह कह सकते हैं पट्टिका के सिरों को छोड़कर जो अंदर के आवेश हैं वो एक पड़ोसी आवेश और पड़ोसी परमाणु के आवेश से मिलने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो पट्टिका के सिरों पर आवेश है उसे उनका प्रभाव समाप्त नहीं होता। धनावेश की ओर जो आवेश है वो ऋणावेश वो बचा रह जाता है और उस तरह से ऋण प्लेट की ओर जो आवेश है धनावेश वो बचा रह जाता है। तो इस तरह से देखें तो परावैद्युत के भीतर
दोनों सिरों पर जो आवेश है उसके कारण परावैद्युत पट्टिका में एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि है आपका ई डैश। और दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के कारण उत्पन्न होता है वो होता है ई, यह है ई। अब देखिए ई और ई डैश एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है धनावेश से ऋणावेश की हो। पट्टिका पर आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह धन से ऋण, और संधारित्र के आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के कारण वो धनावेश से ऋण आवेश, इधर ई है। पट्टिका पर जो ध्रुवण आवेश उत्पन्न हुआ वह भी धनावेश से ऋण आवेश, तो इधर पट्टिका का इधर सिरा धनावेशित है और ये सिरा ऋण आवेशित है, इसलिए इंटरनल वैद्युत क्षेत्र जो पट्टिका के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो ई डैश। अब देखें तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के क्या हैं? परस्पर विपरीत हैं, इसलिए पट्टिका के भीतर या प्लेटों की पट्टिका के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई माइनस ई डैश। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? घट गया। परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाए तो ई बराबर ई प्रोपोर्शनल होता है बी। पीछे पढ़ चुके हैं कि ई इक्वल बी बाई डी, तो यहाँ से ई प्रोपोर्शनल टू बी। ई यदि घटा तो बी स्वतः घट जाएगा। बी क्या होता है? घट गया। अब बी घट गया तो सी इक्वल होता है क्यू बाई बी। सी बराबर किसके होता है? क्यू बाई बी की। यहां से देखें तो सी प्रोपोर्शनल टू 1/बी, यानी बी का मान यदि घट रहा है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह से संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर जो बीच का वैद्युत क्षेत्र है वो घट जाता है, जिससे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, और विभवांतर घटने के कारण संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। एक टर्म और आता है यहाँ परावैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत ध्रुवण क्या है? आप जानते हैं प्रत्येक अणु या जो अणु होता है उस पर ही धनावेश पाया जाता है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं यहाँ कह सकते हैं। तो धनावेश इस तरह से व्यवस्थित होता है। जब इसका ध्रुवण नहीं होता उस स्थिति में इस पर कोई चार्ज नहीं होता, टोटल चार्ज क्या पाया जाता है? शून्य पाया जाता है। ठीक, नेट आवेश क्या पाया जाएगा? शून्य होता है। लेकिन जब इस पर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो आवेश है आपका धनावेश वो विस्थापित हो जाता है। किस दिशा में? क्षेत्र की दिशा में। जैसे इधर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया गया, जब आप इधर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तुरंत ये धनावेश विस्थापित हो जाता है। दोनों धनावेश एक तरफ क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, जिससे पट्टिका का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा, या परावैद्युत का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा परावैद्युत की अणु का कह सकते हैं, एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से अणु क्या होता है? ध्रुवित हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं परावैद्युत में ध्रुवण। दो सिरे हो गए, एक पॉजिटिव सिरा हो गया और दूसरा निगेटिव। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वैद्युत ध्रुवण। तो इस तरह से पट्टी है, पूरी पट्टिका है, तो एक सिरा इसका धनावेशित हो जाएगा और दूसरा ऋणावेशित, जो प्रक्रिया की यहाँ संपन्न हुई। अब एक बात और ध्यान दें, ये सब होता क्यों है? यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? अणुओं पर बल लगाता है। कैसा बल? तनाव बल। उस तनाव बल के कारण धनावेश जो है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है, और ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ देखें वैद्युत क्षेत्र, या आप कह सकते हैं जो धनावेश है ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है, और ऋणावेश धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है। इस कारण यहाँ पट्टी के प्रत्येक अणु में क्या उत्पन्न हो जाता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो अब आगे इस तनाव पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ लिया क्या कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है। तो संधारित्र में परावैद्युत क्या कार्य करता है आपने देख लिया। वैद्युत क्षेत्र घटा देता है, जिससे विभवांतर घट जाता है, साथ साथ संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखकर। जो पट्टी रखते हैं क्या होता है? संधारित्र की पट्टी के भीतर एक विपरीत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किन आवेशों के कारण? ध्रुवण आवेशों के कारण।
ध्रुवण आवेश क्या? पट्टिका के सिरों पर उत्पन्न आवेश है। जो पट्टिका का सिरा संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर होता है वो धनावेशित हो जाता है, और जो धन प्लेट की ओर हो जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है, जिससे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इंटरनल वैद्युत क्षेत्र, जो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जिससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण विभव, क्योंकि पर क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए विभव घट जाता है। विभव घटने से धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि C = 1/V। आइए कुछ और टर्म देखते हैं इसी से रिलेटेड। पहला टर्म है इसमें परावैद्युत सामर्थ्य। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अभी हमने देखा जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश देते हैं और उसके बीच पट्टी रखी जाती है तो पट्टिका के भीतर विभवांतर क्या होता है? सीमित हो जाता है, यानी घट जाता है। अब यदि प्लेटों के बीच हम आवेश बढ़ाते जाएं तो प्लेटों पर आवेश बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में विभव भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। विभव बढ़ने से क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र बढ़ने से अभी देखा इस क्षेत्र के कारण क्या बढ़ रहा था? अणुओं पर एक तनाव कार्य कर रहा था। वह तनाव बल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तनाव बल बढ़ता है तो क्या करता है? तनाव बल के कारण ही जो अणु है उसका एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा धनावेशित हो जाता है, यानी जो आवेश होते हैं अणु के बीच उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। अब यदि आवेश और बढ़ा दें पट्टिका के सिरों पर तो ये तनाव बल और बढ़ जाएगा। ऐसे आवेश यदि बढ़ाते जाएं तो ये तनाव बल बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अणु के जो है वो टूट जाएगा। किस तरह से टूट जाएगा कह सकते हैं कि अणु में जो आवेश है अणु का, परावैद्युत के अणु का आवेश वो बाहर निकल आएगा। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे कह सकते हैं। परावैद्युत के अणुओं से क्या अलग हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवेशवाहक होते हैं। जो परावैद्युत में इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगेंगे, यानी जिन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे? परावैद्युत पट्टिका के भीतर चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। ठीक, अब एक परावैद्युत पट्टिका के भीतर चालकीय पथ निर्मित हो गया तो जो आवेश है आपका धनावेश कहाँ पहुंच जाएगा? ऋणावेश पर, यानी धन प्लेट पर का आवेश ऋण प्लेट पर पहुंच जाएगा और आवेश एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक, यानी संधारित्र कैसा हो जाएगा? निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाता है? यहाँ निरावेशित हो जाता है। ये प्रक्रिया होती कैसे है? इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है, चालकीय पथ निर्मित होता है तो एक कड़ाके की आवाज़ होती है और कड़ाके की आवाज़ के साथ ही संधारित्र निरावेशित हो जाता है। ये स्थिति आपने देखी होगी गांव में। ये कुछ चीज़ें होती हैं, डायोड ट्रायोड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो होती हैं, संधारित्र कभी कभी देखता आवाज़ आती है तो कहते हो कि ये दग गया। वास्तव में दगने की प्रक्रिया ही है कि वो क्या होता है कि जो भी परावैद्युत पदार्थ रखा है, कंडेंसर वगैरह भी दगते हुए देखा होगा आपने। कंडेंसर वास्तव में एक संधारित्र ही होता है। दगने की प्रक्रिया जो होती है वहाँ उसी चालकीय पथ निर्मित के कारण होती है। जब किसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच चालकीय पथ निर्मित हो जाता है और इस स्थिति में एक आवाज़ आती है और धुआं निकलता है और कहते हो कि ये दग गया। तो यही चीज़ होती है, उसमें क्या हो जाता है? परावैद्युत भंजन सामर्थ्य से ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज, और इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं वैद्युत भंजन। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। तो जब चालकीय पथ निर्मित हो जाता है यानी कड़ाके की आवाज़ होती है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं वैद्युत भंजन। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत भंजन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात आती है परावैद्युत सामर्थ्य की। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, यहाँ वैद्युत क्षेत्र ही बढ़ाते हैं, आवेश देते हैं, आवेश देने का मतलब करें कि वैद्युत क्षेत्र ही बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, बिना भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाता है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। फिर से ध्यान दें, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। एक दूसरा टर्म आता है यहाँ भंजक विभवांतर, ब्रेकडाउन पोटेंशियल। दूसरा टर्म क्या है?
भंजक विभवांतर। ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ये क्या है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजन या भंजक विभवांतर कहलाता है। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिसमें प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो बस अब आज इतना ही, आगे भी